काशी हिंदू विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी विद्यार्थी एमए हिस्ट्री के राजेंद्र नाथ लागे, उनको फांसी दी गई गोंडा, और अशफाकुल्लाह साहब को फैजाबाद। जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं उनको एक वाक्य याद रखना चाहिए। आप इस व्याख्यान के माध्यम से मैं कहता हूँ, अशफाकुल्लाह जी ने कहा लागे फांसी पहले तुमसे पहले मुझे लगेगी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे। उन्होंने कहा नहीं, इस देश के इतिहास में ये तो कहने को रहेगा कि देश की स्वतंत्रता के लिए हिंदू क्रांतिकारी से भी पहले मुस्लिम क्रांतिकारी आया। देश ऐसे बनता है, राष्ट्र ऐसे बनता है, राष्ट्र विभेद और घृणा से नहीं बनता है, राष्ट्र सहयोग और सद्भावना से बनता है, राष्ट्र प्रेम से बनता है। और इसलिए जब मार्क्स के तरफ जयप्रकाश बाबू और अन्य लोग भी झुक गए थे, डॉक्टर लोहिया अकेले चिंतक हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, मार्क्स का और सब ठीक है साम्यवाद का सिद्धांत, परंतु ऐसा साम्यवाद या ऐसी समता जो हिंसा के बल पर आती है वो समता नहीं है, क्योंकि वो ममता का नाश करती है। इसलिए मैंने 3 शब्द आपसे कहे बेटियों से, ममता, समता, ममता और रमता जिसके अंदर है वो स्वतंत्र है, कोई सरकार उसको बंधक नहीं बना सकती। ऐसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेहरू जी के खिलाफ लड़ते थे, जान करके हार जाते थे। आए एक बार चंदौली लड़ने, तो चंदौली के जो तथाकथित बिरादरी है हमारी वाली, मैंने तो बिरादरी के नाम जब लोग हैं, तो चंदौली के बाबू साहब लोग उनको वोट नहीं दिए, जबकि सोशलिस्ट बहुत लोग थे। प्रभु नारायण सिंह और राजनारायण सिंह लगे रहे, नहीं जीत पाए, हार गए साधारण आदमी। लोहिया जी को सदमा लगा। लोहिया जी ने एक पैम्फलेट लिखा, पैम्फलेट का नाम था, शीर्षक था लोहिया का पत्र चंदौली के नाम। वो पत्र इतना मार्मिक था कि सारनाथ में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी मित्रों का सम्मेलन हो रहा था, लोहिया जी ने उसको बंटवा दिया। ऑस्ट्रेलिया के सोशलिस्ट फ्रेंड्स ने कहा कि लोहिया, ये तो हम नहीं जानते कि आप यहां से कहीं जीत पाएंगे कि नहीं, लेकिन जब भी ऑस्ट्रेलिया में संसद ठीक से चलेगी तो उसके आप अस्थायी सांसद रहेंगे। इस तरह का प्यार था। लोहिया जी ने ये जो रामायण है ना, रामचरितमानस, इसका वास्तविक प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि रामलीलाएं हों बहुत जरूरी है, लेकिन रामायण के तत्वबोध को जानने के लिए रामायण मेला कहाँ लगेगा? चित्रकूट में। और रामायण मेला में उन्होंने कहा लोगों को राम कौन है, सीता कौन है, अयोध्या क्या है, दशरथ कौन है, ये बात बताइए। रावण कौन है? तो कितने लोग हम लोगों में से जानते हैं? आजकल तो प्रवचन करने वाले ही इतना ले लेते हैं कि गाड़ देते हैं पैसा की, लेकिन कोई कितने लोग ये बताते हैं? प्रवचन करने वाले में से कितने बताते हैं राम आत्मा है, सीता शांति है, 5 ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियां नियंत्रित हैं तो दशरथ हैं, अनियंत्रित है तो रावण है। ये है तत्वबोध। आत्मा में अगर थोड़ी भी अशांति होगी तो शांति नहीं होगी, रम नहीं सकती। 5 ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियां अगर अब आपके बस में नहीं है तो वो जो 10 घोड़ा है दूसरी तरफ चले जाएंगे, लेकिन अगर आपके बस में है अर्थात आप जितेंद्रिय हैं, यह आध्यात्मिकता का बोध है। ये तो राम मनोहर लोहिया जी ने कहा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। रामायण में पहला उनका योगदान है। गोवा डामन द्वीप की स्वतंत्रता पुर्तगाल से पढ़िएगा कभी, एक किताब में लाया था देने के लिए। सालाजार की जेल में 19 महीने अंग्रेजों ने कितना मारा है। हम स्वतंत्रता के मूल्य को भूल गए। हम 1917 का 17 अप्रैल भूल गए, जब महात्मा गांधी पंडित रामकुमार शुक्ल के कहने पर 1916 में गांधी आए थे भारत, और पहला सम्मेलन था लखनऊ में
गरीबी पर कुछ बोलना शुरू किया। राम कुमार शुक्ला ने कहा, राजकुमार शुक्ला चंपारण के, ए गांधी, गरीबी देखना है तो आओ चंपारण, गरीबी पर तुम क्या बोलोगे? गांधी चुप हो गए। फिर राजकुमार शुक्ल कानपुर तक गए जहां हमको ट्रेन पकड़ना था, कहे कब आ पाएंगे चंपारण? उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, कलकत्ता जा रहा हूं, रांची जाऊंगा और फिर आऊंगा। 15 अप्रैल को, 10 अप्रैल को कलकत्ता पहुंचते, 15 अप्रैल को रांची, और फिर वहीं से सूचित करवाते हैं कि मैं 15 के आसपास पटना रहूंगा और 16 या 17 में मैं चंपारण चलूंगा। 17 अप्रैल 1917। केवल एक बात कह करके कि डॉक्टर लोहिया होना, राजेंद्र बाबू होना बहुत कठिन है, अच्युत पटवर्धन होना बहुत कठिन। अच्युत पटवर्धन जी अपनी बहन के साथ हजारीबाग जेल में थे, और लोहिया जी जा करके किस तरह से लोग बाहर खड़े होकर के, और सूरज नारायण बाबू उन लोगों को कंधे से रात में जेल से बाहर करा दिया। और कहां तक है? हजारीबाग से नेपाल गए और नेपाल में बंद हो गए सब लोग, दूसरे नाम से। जमानत कराने में बहुत समय। हम लोग किसी को भी, किसी तरह का कोई हो, बिना कह देते हैं कि का के लिए हुआ, जैसे आजकल के सुपूत लोग कह देते हैं अपने बाप से कि तू का के लिए हुआ, ऐसे नहीं है। इन लोगों ने जो कुर्बानियां की, इन लोगों ने जो शहादत दी है, इन लोगों ने जो पढ़ाई किया, इन लोगों ने देश बनाया। डॉक्टर लोहिया कभी किसी छोटे रेस्तरां में भी नहीं रुके। साहित्यकारों के यहाँ जाते थे, बड़े बड़े खाना खाते थे, उन लोगों के साथ रहते। और आपका नगर तो संयोग से आचार्य नरेंद्र देव जी के जमींदारी का नगर है, और आचार्य जी तो लखनऊ के वाइस चांसलर हुए, बीएचयू के वाइस चांसलर हुए, विद्यापीठ में उतने दिन तक थे। तो कहने का क्या तात्पर्य? आचार्य नरेंद्र देव जी जैसा बौद्ध दर्शन का विद्वान नहीं हुआ, क्रांतिकारी थे। दूसरों की दवा कराने के लिए कुलपति रहते हुए डॉक्टर विजय सिंह, दूसरों की दवा कराने के लिए मरते समय 26,000 रुपया उन्हीं पर कर्ज था। जमींदार थे, कभी भी बीएचयू का एक पैसा नहीं खाए थे कुलपति के रूप में। उनके बड़े भाई यहीं से जाते थे 15 दिन का, और सदरी में उनके रख देते थे। और फिर लंका से, जो वहाँ विश्वविद्यालय के सामने लंका है, वहाँ से साधारण भोजन बनाने के लिए आटा वगैरह जाता था। तो आचार्य जी के साथ 3 आदमी ऐसे थे, 4 चंद्रशेखर आए थे पीएचडी कर रहे हैं, एमए करके। तो आचार्य ने कहा पीएचडी कर लेंगे तो आपकी थीसिस एक जगह लाइब्रेरी में रहेगी, देश के बारे में सोचो। चंद्रशेखर जी ने पीएचडी करना छोड़ दिया। उनके साथ आपके गांव के बगल के लालगंज के रामधन जी, जो बीएचयू के विद्यार्थी। 2 कोइराला साहब, बीपी कोइराला, जो प्रधानमंत्री हुए। नेपाल की सारी क्रांति का श्रेय जुड़ जाता है तो आचार्य नरेंद्र देव जी को जाता है। और आचार्य नरेंद्र देव जी को रह करके थोड़ी कड़ी आवाज में अगर कोई समझाता था तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। ऐसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विश्वविद्यालय में आता है। और तब क्या हुआ? क्रांति हुई, नेपाल जारशाही से, राजशाही से दूर हुआ। जैसे रूस जारशाही से मुक्त हुआ, वैसे ये मुक्त हुआ। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व थे। तो मैंने कहा काले गोरों का भेद दूर किया लोहिया जी ने, गोवा डामन दीव को स्वतंत्र कराया। फिर उन्होंने कहा अगर आज जो लोग इतिहास संकलन करते हैं ना, अन्यथा मत लेना अंकुर, और तुम लोग के और किसी संगठन की बात नहीं है, वो भी जरूरी है। रामनारायण भाई, डॉक्टर रामनारायण, इतिहास पुनर्लेखन और संकलन की जरूरत है। लेकिन आप सोचिए कि जो आदमी 1951 कहता है कि भारत की पहली स्वतंत्रता का अर्थ होगा कि जो भारत वर्तमान है उसमें कम से कम जो जगह स्थान है वो चीनी उच्चारण से मुक्त हो। आज तक नहीं कर पाया, क्योंकि चीन ने उस समय दिखा दिया था कि सारनाथ का,
अभी भी तमाम और जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। चीन से जो दोस्ती कोई कर रहा हो या कराया जा रहा है वो अच्छा नहीं है, हम उस पर नहीं जा रहे। डॉक्टर लोहिया पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि भारतवर्ष में जो भी नाम विदेशी है उनको बदल दिया गया, लेकिन विद्यार्थियों से। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने चलाया, कोई बताएगा? बख्तियार खिलजी ना। और वहां सबसे नजदीक वाला स्टेशन का क्या नाम है? बख्तियारगंज। 3 नालंदा के 3 बड़े सघन समृद्ध पुस्तकालय जल रहे थे धू करके। किसी देश को जलाने से पहले या किसी देश के लोगों को मारने से पहले वहां का ज्ञान मार दिया जाता है। नालंदा के 3 रत्न सागर और 2 और सागर ही नाम था, जब जलने लगे तो आचार्यों ने कहा कि जितना स्मरण कर सकते हो करो, और तब जितना स्मरण कर सके बचा हुआ ज्ञान, वही ज्ञान लिपिबद्ध हुआ। फिर तिब्बत के लोगों ने बचाया, और उनका क्या नाम है जो चंद्रेश्वर के पास कहते थे, बहुत बड़े साहित्यकार जो खच्चर से ले आए, इतिहास वाले तो जानते हैं। नहीं, ये जो भारती थे, जो अरे भाई वो साहित्यकार, हिंदी साहित्यकार जो वो खच्चर पर लाद के लाए सारा क्या, राहुल सांकृत्यायन भाई, राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन ले आए, वही ज्ञान अभी मौलिक थोड़ा सा है। कहने का मतलब लोहिया जी ने कहा कि भारत की जो ज्ञान परंपरा, ये वाला ऐसे नहीं करके कि आधे दिन में इंटरनेशनल सेमिनार भी हो जा रहा है। भारत की ज्ञान परंपरा को जानने के लिए पद के लिए नहीं, पद से यात्रा करनी होगी। नॉट फॉर द पोस्ट बट विद द लेग। डॉक्टर लोहिया का पढ़ना चाहिए, हिमालय बचाओ, उनकी किताब है हिमालय बचाओ। कैलाश मानसरोवर जो अब यात्रा आसान हुई है, इस सरकार का भी योगदान है, सड़क वगैरह बनाया। कैलाश मानसरोवर के अस्तित्व पर डॉक्टर लोहिया ने सबसे पहले लिखा, और आपको आश्चर्य होगा कि ठीक कैलाश मानसरोवर से 1-2 किलोमीटर बाद चीन में एक गांव है जिसकी लगान हम वसूलते हैं। तो जमींदार हम हुए ना। उन्होंने कहा कि हिमालय जैसा समृद्ध कोई स्थान नहीं है, अर्थात दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? हिमालय में। वनस्पतियां कहाँ हैं? बेचने वाले तो हैं, जो योग नहीं जानते वो योग को भी बेच रहे हैं और दवाई भी बेच रहे हैं। उन्होंने कहा हिमालय बचाओ, हिमालय बचाने को उन्होंने लिखा। संसद में जब पहली बार जाता है 1967 में, 63 में फर्रुखाबाद से जीत करके, उनका पहला ही लेक्चर होता है। इस देश में 27 करोड़ लोगों की प्रतिदिन की आय 3.5 आना। तत्कालीन नियोजन मंत्री गुलजारी लाल नंदा कहते 3.5 रुपया। लगातार बहस होती है, और अंत में क्या साबित हुआ? 3 आना, मुश्किल से 4 आना। लेकिन जो शीर्षक बना पंफलेट का, वो किताब पढ़नी चाहिए, अर्थशास्त्र वाले सिन्हा जी, याद है? 3 आना बनाम 15 आना, 3 आना बनाम 15 आना।